Sir, good evening to all of you, sir. Thank you, sir. ग्रेजुएशन कब किया आपने? 2009 में सर पास किया हूँ वाणिज्य से। तब से क्या कर रहे हैं? उसके बाद सर 2014 में मैंने भारतीय रेल में एज ए सीनियर ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ सर वर्तमान में 2014 ईस्वी से। कॉमर्स आपका ग्रेजुएशन का विषय रहा है? यस सर। ऑप्शनल में लोक प्रशासन ये कॉमर्स तो ऑप्शनल में था लेना, फिर आपने लोक प्रशासन क्यों लिया? सर इसमें मार्गदर्शन की कमी थी और इसमें जो भी नोट्स वगैरह आते हैं स्टडी मटेरियल से संबंधित, तो सर जॉब के साथ इसको कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मेरे साथ मुश्किल था। और चूँकि एक लोक प्रशासक बनना हमारे शुरू से ही सर इच्छा थी, तो सैद्धांतिक रूप से इन विषयों को बेहतर तरीके से जानने के लिए मैंने इनको लिया है, ताकि जो भी फुलफिल है सर बिहार लोक सेवा आयोग उसे मैं पूरी कर सकूँ। अच्छा, प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है? प्रशासन के अंतर्गत जो भी थोड़ा वक्त लेना चाहिए सर। लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार जनता के जो भी कार्य होते हैं, सरकारी कार्यों को सर जनता तक पहुंचाने का काम सर लोक प्रशासक करता है और इसे सकारात्मक रूप से लिया गया है। वर्तमान में सर इसको विकास प्रशासन के नाम दिया गया है। और प्रशासन के अंतर्गत सर एक प्रशासनिक ढांचा है जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं सर। कि प्रशासन एवं प्रबंधन में क्या अंतर है? प्रबंधन के अंतर्गत सर उपलब्ध संसाधनों और मानव सहायता को सर निर्धारित लक्ष्यों के लिए पूर्ति करना है। और अच्छा, नवलोक प्रशासन जो है, इसकी जो अवधारणा ही है, आपको क्या लगता है जो नीति आयोग का जो यहाँ पे नया स्वरूप आया है, क्या यह नवलोक प्रशासन के मॉडल के अनुरूप है? सर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो नवीन लोक प्रशासन की मुख्य बातें हैं कि विकास के कार्य को अंजाम देना है और नई नई चीज़ों को समावेश करना है, इन चीज़ों को नीति आयोग के माध्यम से बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। क्योंकि सर संघवाद के लिए हम देख रहे हैं सर कि योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग सभी राज्यों के साथ मिलकर के काम कर रही है। और प्रतिस्पर्धा जो संघवाद है सर, विभिन्न सूचकांकों को प्रदर्शित करना और राज्यों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा स्थापित करना ताकि विकास प्रशासन और अन्य मानकों को पूरा किया जा सके। तो इस परिप्रेक्ष्य में सर मुझे लग रहा है कि नवीन लोक प्रशासन को आपने भी कहा है क्या भारत जैसे देश में जहाँ अलग अलग राज्यों की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं, तो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद ज़्यादा जरूरी है कि सहयोगी संघवाद ज़्यादा जरूरी है? सर सकारात्मक रूप में दोनों ज़रूरी है, क्योंकि सहयोगात्मक संघवाद सर पहले से ही हमारे देश में रहा है और उन्हीं को सर बेहतर तरीके से लक्ष्य उन्मुखी होकर के एक समन्वय स्थापित करके उस प्रतिस्पर्धा को सर प्रतिस्पर्धा के साथ एक अचीव करना है जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं, जैसे सर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुशासन है, इन सब क्षेत्रों में सर उच्च मानक स्थापित कर सके। जो साला प्रारूप पर जानते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में जानते हैं। हेनरी फ्योल का नाम सुना है? यस सर। क्या कंट्रीब्यूशन होता है लोक प्रशासन, और क्या वो मॉडल अब प्रासंगिक है?
सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, हेनरी फेयोल ने परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत 14 सूत्रीय सिद्धांत दिए हैं सर। इनमें सर उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं 14, ये परंपरागत सिद्धांत से रिलेटेड है और वर्तमान में भी सर ये प्रासंगिक है। एक पोस्ट कॉर्प की अवधारणा आती है, तो किसने दिया था और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इसका? पोस्ट कॉर्प सर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, उसके बाद सर डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इन मानकों को सर प्रोफेसर लूथर गुलिक ने दिया था सर। अच्छा, अभी लोक प्रशासन में एक नई अवधारणा आई है ई गवर्नेंस की, तो ई गवर्नेंस के संदर्भ में E4 का बहुत इस्तेमाल होता है। ये E4 क्या है? E4 सर इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी E4 सर E4 के बारे में जानकारी नहीं है सर। अच्छा, रेलवे के एम्प्लॉई हैं ना? यस सर। अच्छा, अभी जो हम लोग सिनेरियो रेलवे में देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि संविधान के द्वारा जो सरकार को जिम्मेवारी दी गई थी एक कल्याणकारी लोकतंत्र की स्थापना के लिए, तो जैसा लगता जिस तरह से प्राइवेटाइज कर रही है सरकार और प्राइवेट ट्रेनें चला रही है, तो ऐसा लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। आप कहाँ तक सहमत हैं? सर रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है सर, तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं रेलवे के कि उनका सर अपना दायरा बहुत ज़्यादा है। तो सरकार का ध्यान है कि हम उनमें जितना भी क्षेत्र है सर, उसके स्थान पे हम ऑपरेटिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब 1925 ईस्वी में एक वर्ग समिति सर आई थी, उस समय सर रेलवे का कंट्रीब्यूशन देश में 80% था परिवहन के मामले में। वर्तमान में सर ये बहुत कम हो चुका है। तो इन चीज़ों को अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और कस्टमर को, जो हमारे पैसेंजर हैं, उनको बेहतर क्वालिटी सर्विस इंटरनेशनल लेवल की देने के लिए उसको प्राइवेटाइजेशन कुछ क्षेत्र में सर किया जा रहा है। और जो भी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं सर, वर्तमान में रेलवे के द्वारा पूरा निभाया जा रहा है। जैसे सर सस्ते दर पर ट्रेन यात्रा और जो भी स्टेशन पे सर उपलब्ध सुविधाएं हैं, उन सबको भी दिया जा रहा है। तो हमारी सरकार सक्षम थी, जो जिम्मेवारी आज प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। तो सरकार के पास इतना बड़ा सिस्टम है, एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क था भारत का, तो कहीं ना कहीं हमको तो ऐसा महसूस होता है कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, अब जो सरकार ट्रेनिंग चला रही है उसका फेयर अफोर्ड नहीं कर पाएगी, या तो दिक्कत हो रहा है। सर इनमें वर्तमान में जो सरकार ने दाम बढ़ाया है सर, ये कोरोना के बाद या उसके दौरान जो है सर, भीड़ भाड़ कम करने के लिए उन्होंने दाम अभी बढ़ाया है। और सरकार का कहना है कि हम आने वाले समय में दाम कम करेंगे। और सर जितना भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ये कुल रेलवे का सर 5% है। और जो भी सर हमारे पैसेंजर्स हैं, हाई क्लास लेवल के पैसेंजर्स, उनको हाई क्लास सर्विस देने की बात चल रही है सर। और इससे बहुत सारे फ़ायदे रेलवे को मिलेंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आएगी। साथ ही सर जो भी हमारे रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो है, इसमें सर सुधार होगा। और रेलवे के द्वारा जितने भी पैसेंजर हैं, उनके लिए सर अलग से बहुत सारी ट्रेनें जो चल रही हैं, उनको चलाई जा रही हैं। और जो सुविधा उनको सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो पूर्ववत रहेंगी सर। अच्छा, ये आर्टिकल 14 के बारे में बताइए, तो क्या है आर्टिकल 14 में? सर संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता को सर कहा गया है। उसमें और भी कुछ है, विधि के समक्ष समानता के साथ और भी कुछ है उसमें। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी है सर। नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं। अच्छा, हम बता देते हैं आपको। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इन दोनों टर्मों का यूज़ किया गया आर्टिकल 14 में। इस दोनों को एलिब्रेट करना है, आपको बताइए क्या होता है। सर विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत कानून के अंतर्गत निम्न लेवल से लेकर के उच्च लेवल तक के लोग कानून में सर एक बराबर है कानून के सामने। चाहे कोई भी व्यक्ति गलत करता है, कानून के खिलाफ काम करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी सर।
ये तो हो गया विधि के समक्ष समान। Yes. विधि का समान संरक्षण क्या हुआ? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी रेलवे में आप ट्रेनिंग मैनेजर के पद पर Yes. कार्य करते हैं, क्या कार्य होता है सर? सर, ट्रेन मैनेजर एक इंचार्ज ऑफ द ट्रेन होता है, जो गाड़ियों को ओरिजिनेट से चार्ज लेने के बाद और डेस्टिनेशन तक सुरक्षित संरक्षित पहुंचाने का काम है। और सर, इस दौरान किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होती है तो उनका त्वरित निष्पादन करना होता है सर। अच्छा, यदि ट्रेन में किसी तरह का आपको खराबी नज़र आता है, अचानक आपको पता चलता है कि ट्रेन जा रही है और इसमें कोई अचानक या तो ट्रेन अलग अलग हो गई, उसकी पार्ट हो गए, तो बाइक में मान के चलते हैं कि पार्ट हो गए, तो उस टाइम में आपका क्या रोल होगा? यदि सर सेक्शन में गाड़ी दो स्टेशनों के बीच में अगर पार्ट होती है तो सबसे पहले सर गाड़ी को ब्रेक लगा करके पीछे से ब्रेक अप्लाई करके उसको रोकना होता है, और गाड़ियाँ खुद भी रुक जाएंगी और लोको पायलट से संपर्क स्थापित करके उन्हें बताऊंगा कि गाड़ी पार्ट हो चुकी है, क्योंकि पीछे में सर एक मशीन टूल्स रहते हैं जिससे मालूम चल जाता है। साथ ही सर पीछे प्रोटेक्शन भी देना है और आगे और पीछे स्टेशन को इन्फॉर्म करना है कि गाड़ियाँ पार्ट हो चुकी है, इस सेक्शन में कोई दूसरी गाड़ी न भेजें। और एक सेक्शन को सर कई पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जैसे सर IB इंटरमीडिएट सिग्नल पोस्ट होता है, अगर उसके अंदर में है तो सर पिछले स्टेशन को जानकारी देनी होती है, अगर बाहर है तो सर आगे स्टेशन को भी जानकारी देनी है और पीछे स्टेशन को भी। और कुछ दिन पहले भारत सरकार के द्वारा देखे थे कि कहीं नोटिफिकेशन आया था कि ट्रेन मैनेजर के पोस्ट को खत्म किया जा रहा है या किया जाएगा भविष्य में। यस सर। आप क्या भारत सरकार के कदम को उचित मानते हैं? यस सर, वर्तमान में तकनीक आने के कारण अभी जो मालगाड़ियाँ में सर ट्रेन मैनेजर कौन सा तकनीक ले आएगा जो इसको रिप्लेस कर देगा ट्रेन मैनेजर को? एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेंट्री करके सर एक डिवाइस है जो मालगाड़ी के सबसे पिछले डिब्बे में लगाया जाएगा और उसको सर ब्रेक पाइप से जोड़ करके इंजन में उसको कनेक्ट किया जाएगा, जिसके माध्यम से वो गाड़ी के संबंध में पूरी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो सर टेक्नोलॉजी आने के बाद इनके पद का सर कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। एक्सेल काउंटर और ट्रैक सर्किट दोनों का क्या क्या रोल है अलग अलग हमको बताइए। सर एक्सेल काउंटर के अंतर्गत सर जितने भी रेलगाड़ियाँ के वास्तविक पोजीशन स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है कि कौन सी गाड़ियाँ हमारे उस सेक्शन में खड़ी हैं या नहीं या चली गई हैं, सर ये एक्सेल काउंटर के माध्यम से पता किया जाता है। और ट्रैक सर्किट के माध्यम से सर गाड़ियों को डिफरेंट लाइन में लेने के लिए चेंज करते हैं उसको एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए, तो वो ट्रैक सर्किट के माध्यम से चेंज किया जाता तो अंदाजा लगा रहे हैं कि कंफर्म बता है। रहे नहीं, कंफर्म है सर। कौन बता रहे हैं? यस सर। अच्छा, इंटरलॉकिंग का परिभाषा बताइए क्या होता है? इंटरलॉकिंग ये सब ट्रैक को एक दूसरे से इंटरलॉक किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रूट रिले इंटरलॉकिंग के माध्यम से वहीं से कंट्रोल किया जाता कितने है। प्रकार के इंटरलॉकिंग होते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। कॉलिंग मार्क क्या होता है? एक वैसा मार्किंग होता है सर जहां गाड़ियों के उस ट्रैक को क्लियर करने से संबंधित एक निशान होता है कि यदि गाड़ियां उस मार्क से अगर आगे आ गई हैं तो पीछे का लाइन क्लियर है, कुछ डिस्टेंस क्लियर है उसका? कितना डिस्टेंस होना चाहिए तो पटरियों के बीच में मिनिमम रहता है सर, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए, भारत सरकार का रेलवे को सुधारने की दिशा में वर्तमान सरकार का जब से बनी है 2014 से कह सकते हैं, रेलवे के लिए क्या क्या सुधार किए गए हैं? कुछ 5 सुधार बता दीजिए। सर एक स्पीड को मेंटेन किया जा रहा है, साथ ही पंक्चुअलिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ज़ीरो कैजुअलिटी पे काम किया जा रहा है और सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के प्रति डेडिकेटेड है। साथ ही अभी वर्तमान में मालगाड़ियों को सवारी गाड़ियों के ट्रैक से अलग करके एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है और वर्तमान में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेटेड हो चुके हैं। बिहार को इस डेडिकेटेड कॉरिडोर से क्या फ़ायदा होगा और बिहार तो कहाँ का क्रॉस करती है?
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सर साउथ बिहार में 4 ज़िले हैं, जिनमें सर एक औरंगाबाद आता है और 3 अन्य नाम सर जानकारी में नहीं है, भूल रहा हूँ। इनके आने से सर हमारे बिहार में माल की आवाजाही जो है ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी, साथ ही जिस क्षेत्र से गुजरेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उन क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि होगी और जो लोकल माल है उनमें सर देखा जाएगा कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय में। ट्रेन मैनेजर के रूप में जो आपका कार्य अनुभव है, इसका आप प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे? सर अपने अधीनस्थों को समय पर आने के लिए जो भी निर्देशित होगा उनको किया जाएगा कि नियत समय पर आएँ, टाइम से आएँ, वेल ड्रेस में आएँ और जो भी निर्धारित लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को समय सीमा के अंदर में पूरा करें, क्योंकि रेलवे में टाइम बाउंडेड काम को विशेष ध्यान दिया जाता है और जनता के साथ फ्रेंडली व्यवहार होनी चाहिए। इनको सर मैं लागू करना चाहूँगा एक प्रशासक के रूप में। संविधान में एक शब्द है मूल अधिकार, क्या समझते हैं इससे? सर मूलभूत अधिकार जो मानव को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है जन्म के बाद, तो वैसे अधिकार को सर मूल अधिकार कहा जाता है। कहाँ प्राप्त नहीं। है संविधान में? उसको नैसर्गिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स पूछ रहे हैं आप। फंडामेंटल राइट। सर मूलभूत आवश्यक, जहाँ तक सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें सर मूल अधिकार कहते हैं। अच्छा, व्यक्ति क्या होता है? पर्सन, व्यक्ति, ये क्या होता है? सॉरी सर, स्पष्ट जानकारी नहीं है।